दोस्तों, पाकिस्तानी सेना का 1965 में एक ब्रीफिंग चल रहा था। उनका कोर कमांडर उन्हें आदेश दे रहा था और उन्हें अंतिम युद्ध के लिए उकसाने का प्रयास कर रहा था। पाकिस्तानी सैनिकों को बताया गया कि पाकिस्तान का एक एक जवान भारत के 10-10 जवानों के बराबर है। हम मांस खाने वाले ज्यादा ताकतवर होते हैं और भारतीय सैनिक घास फूस और सब्जी खाने वाले होते हैं, जो कभी भी पाकिस्तानी सेना का सामना नहीं कर सकते। उनके पास दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक है जिसका जवाब भारत के पास नहीं है। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी सेना ने भारत पर चढ़ाई कर दी और दिल्ली में डिनर करने का मंसूबा लेकर वो आगे बढ़ने लगे, जैसे रास्ते में कुछ आएगा ही नहीं। पर जैसे ही सरहद पर आए तो उनका मुकाबला इस देश के शूरवीरों से था, जो देसी घी और चूरमा खाकर सरहद पर बैठे थे। बस फिर क्या था, डिनर दिल्ली की जगह लाहौर का तय हो गया। भारत के सैनिकों ने बुरी तरह से पाकिस्तान को पीट लिया और 8 जनवरी 1966 तक तो भारतीय सैनिक लाहौर से मात्र 2 घंटे की दूरी पर थे। माने और 2-3 घंटे का समय मिलता तो शायद लाहौर में तिरंगा झंडा होता। यह हो सकता था कि उस समय, लेकिन तब एक मुश्किल आई। मुश्किल क्या आई, जब पाकिस्तान ने देखा कि पिटते जा रहे हैं और हर इलाका भारतीय सैनिकों के कब्जे में जा रहा है। और पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री थे, जो उनकी सेनाओं के बड़े अधिकारी थे, उनकी इमरजेंसी मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने कहा अगर 2-3 दिन में लाहौर कब्जे में गया तो हफ्ते भर के अंदर कराची भी जाएगा, इस्लामाबाद भी जाएगा, सब चला जाएगा और 10-15 दिन में हो सकता कि पूरा पाकिस्तान चला जाए। और पाकिस्तान में कुछ ऐसे ग्रुप थे जो हिंदुस्तान की सेनाओं का समर्थन कर रहे थे, जैसे कि बलूचिस्तान और सिंध के ग्रुप। भारत के लोग थे जो पाकिस्तान का नहीं, भारतीय सेनाओं का समर्थन कर रहे थे। और जो मुजाहिर लोग हैं, मुजाहिर मैंने जो हिंदुस्तान से गए मुसलमान पाकिस्तान में बसे हैं, वो भारतीय सेना का समर्थन कर रहे थे। तो ऐसा लगता था कि शायद सब इलाका भारतीय सैनिकों के शिकंजे में आ जाएगा। और शास्त्री जी ने तो छूट दे रखी थी। उनको कभी इस बात की तकलीफ नहीं थी कि भारतीय सेना कहां तक जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान को कायदे से सबक सिखा देना जरूरी है, ठीक है, ताकि बार बार ये तकलीफ न उठानी पड़े हमको। 8 जनवरी 1966 जब भारतीय सैनिक लगभग लाहौर तक पहुंच ही चुके थे, तब पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि अब किसी तरह से युद्ध को रुकवाइए, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो सकता है। और अमेरिका पाकिस्तान के अस्तित्व को अभी भी बरकरार रखना चाहता था। अमेरिका को ऐसा लगा कि शास्त्री जी से युद्ध रोकने की बात कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका 1-2 बार ट्राई कर चुका था शास्त्री जी से बात करने की और शास्त्री जी ने उनको 2 टूक जवाब भी दे दिया था। अमेरिका ने एक बार शास्त्री जी को धमकी दी थी कि शास्त्री जी ने उस धमकी का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया था। क्या धमकी थी कि उस समय लाल रंग का गेहूं आता था जो एल पैरोट्री का अमेरिका से। पीएल पैरोट्री एक कानून का नाम है अमेरिका में। पीएल का मतलब होता है पब्लिक लॉ 480। जैसे हमारे देश में संविधान की धारा है 370, 371, अमेरिका में कुछ कानून की धारा है, उनमें 480 नंबर की एक धारा है पब्लिक लॉ की। उस कानून के तहत अमेरिका का गेहूं आता था भारत में, लाल रंग का गेहूं, और उस गेहूं को अमेरिका में जानवर भी नहीं खाते थे, वो भारत में बेचा जाता था। यह समझौता पंडित नेहरू ने किया था। हमारे देश में गेहूं की कमी थी, ये बात सच थी, लेकिन रद्दी किस्म का गेहूं हम खाएं, ये पंडित जी द्वारा किया हुआ समझौता था जो शास्त्री जी को बहुत खटक रहा था। लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिकी धमकी के सामने झुकने से मना कर दिया तो अमेरिका ने क्या कहा कि हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे। शास्त्री जी ने कहा बंद कर दो, हमें आपका गेहूं नहीं चाहिए। तो अमेरिका की धमकी आई कि आपके लोग भूखे मर जाएंगे। शास्त्री जी ने कहा हम भूखे मर लेंगे, लेकिन हमको अपमानजनक शब्दों में यह संधि मंजूर नहीं। हम शान से मरना पसंद करेंगे बजाय इसके कि बेइज्जती की जिंदगी जिएं। शास्त्री जी ने हिम्मत दिखाई, पीएल 480 का गेहूं खरीदना बंद कर दिया। फिर देश में गेहूं की कमी आ गई तो फिर शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील की, हम एक समय भोजन करना बंद कर देंगे। करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया, लेकिन शास्त्री जी पर इस बात का किसी आदमी ने दबाव नहीं डाला कि आप गेहूं खरीद कर लाओ, हम भूखे मर रहे हैं। लेकिन दूसरी बार शास्त्री जी दबाव में आए और भारत के ही अंदर के नेता अमेरिकी समर्थन के हो गए, जैसे कि हमारे देश में रामायण काल से होता आया है। भारतीय नेताओं ने फिर शास्त्री जी को कहना शुरू किया कि पाकिस्तान से समझौता कर लेना चाहिए और पाकिस्तान से समझौता करना पड़ेगा। शास्त्री जी बहुत ही बुझे मन से ताशकंद समझौता करने के लिए गए और ऐसा समझौता हुआ कि वो वापस नहीं लौटे। समझौते में क्या हुआ कि जो जमीन भारतीय सैनिकों ने जीती थी वो सारी की सारी जमीन समझौते में हर ली गई।
और शास्त्री जी भी उस समझौते में चले गए। शास्त्री जी की डेड बॉडी लौटी थी। हमने इतनी बड़ी गलती की 1965 में कि एक तो देश का प्रधानमंत्री खोया और दूसरा देश की जमीन खोई जो जीती थी। पाकिस्तान से और एक ऐसा प्रधानमंत्री खोया जिसके बारे में कह सकता हूं न भूतो न भविष्य, न कभी हुआ है और न कभी आने वाले समय में होगा। जब युद्ध शुरू हो गया था पाकिस्तान की तरफ से, तो शास्त्री जी ने सारे देश के लोगों से अपील की थी कि घर का पैसा बचाओ, खर्च कम करो। लेकिन दूसरों से अपील करने से पहले शास्त्री जी ने अपने खर्चे में कटौती की। उनके घर में एक बाई आती थी उनका कपड़ा धोने, तो शास्त्री जी ने बाई को यह कह दिया कि कल से तुम कपड़ा धोने मत आना। तो बाई ने पूछा कि कपड़ा कौन धोएगा, तो शास्त्री जी ने कहा मैं खुद धोऊंगा। कपड़े तो ज्यादा रखते नहीं थे, 2 जोड़ी कपड़े ही रखते थे। एक जोड़ी पहनते थे और दूसरी जोड़ी धोते थे। 2 धोती थी उनके पास और 2 कुर्ते थे और एक जोड़ी चप्पल और एक खादी की बनियान रहती थी और एक अंडरवेयर। ये कपड़े थे उनके, तो उन्होंने कहा मैं खुद ही धो लूंगा। फिर दूसरे अपने घर में कटौती कैसे की, उन्होंने अपने घर में एक टीचर आता था और उनके बेटे को अंग्रेजी पढ़ाता था। उनका बेटा अंग्रेजी में फेल हो गया। शास्त्री जी ने कहा कल से तुम मत आना। तो उस ट्यूटर ने कहा कि आपका लड़का बहुत कमजोर है अंग्रेजी में और वो पास नहीं होगा तो 1 साल उसका बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस देश के लाखों बच्चे फेल हो जाते हैं, मेरा बेटा भी फेल हो जाएगा। मैं कोई एक विशेष आदमी तो नहीं हूं, साधारण आदमी हूं इस देश का, और उसे भी हटा दिया। इस तरह से अपने खर्चे में कटौती की और एक ऐसे व्यक्ति ने जो भारत का प्रधानमंत्री था। क्या आज के समय आप किसी छोटे से छोटे नेता से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? गांव का सरपंच भी ऐसा नहीं करेगा, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री होते हुए ऐसा कर रहे थे। आज के नेताओं ने तो अपने खर्च कई गुना बढ़ा दिए हैं। आपको मालूम है सभी नेताओं की पगारें 3-3 गुना बढ़ गई हैं। अभी कुछ साल पहले प्रधानमंत्री की पगार भी 3 गुना बढ़ गई, राष्ट्रपति की पगार भी 3 गुना बढ़ गई। इसलिए मैंने कहा था कि शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे, न भूतो न भविष्य थे। शायद ऐसा नेता मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और क्या हो गया था, युद्ध जब शुरू हो गया था, एक दिन शास्त्री जी की पत्नी ने कहा कि आपकी धोती फट गई है, आप एक नई धोती ले आइए। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छा ये होगा कि तुम इसे सुई धागे से सील दो। अभी नई धोती लाने के बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पगार लेना भी बंद कर दिया है। पैसे नहीं है तो नई धोती लाऊं कहां से? जितने कम से कम खर्च में तुम घर का काम चला सकते हो उतने की बात करो। शास्त्री जी ने कहा अपनी पत्नी से कि कितने कम से कम पैसे में घर का खर्च चला सकती हो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ 300 रुपये में चल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, 275 रुपये कल मैं दे दूंगा और कोशिश करो कि 25 रुपये की भी कटौती हो जाए। ऐसा प्रधानमंत्री था इस देश का। इसको हमने खोया 1965 की शांति वार्ता में। एक तो जमीन खोई इस देश की और दूसरा ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी नहीं मिलने वाला। शास्त्री जी पर बहुत दबाव था कि अमेरिका की कंपनी को भारत में आने दो। शास्त्री जी ने कह दिया कि कोई भारत में अमेरिका और यूरोप की कंपनी नहीं आएगी, क्योंकि हमने एक कंपनी को गलती से बुला लिया था, तब देश को 250 साल की गुलामी झेलनी पड़ी। अब दोबारा से विदेशियों को बुलाएंगे तो पता नहीं कितने हजार साल की गुलामी आएगी। तो उन्होंने किसी विदेशी कंपनी को आने नहीं दिया। स्वदेशी तकनीक का विकास, स्वदेशी कंपनी का विकास, स्वदेशी उद्योग का विकास, स्वदेशी खेती का विकास, ये सब कुछ उन्होंने इस देश में अपने अभिकर्म से किया था। जो भाग्य हमारे देश का, जो मैंने कहा एक साजिश हुई, षड्यंत्र हुआ कि सत्ता के 18वें महीने में ही उनको हटा दिया गया रास्ते से, कुर्सी से नहीं बल्कि उनको इस दुनिया से विदा कर दिया गया। आपको मालूम है पाकिस्तान का हमला हुआ था इस देश पर। उस हमले का शास्त्री जी ने ऐसा करारा जवाब दिया और शास्त्री जी ने ये जो जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो जवान में इतना जोश था कि लाहौर तक का पूरा इलाका भारत की सेना के कब्जे में था। पाकिस्तान के जो इलाके कब्जे में आए थे वो भी वापस कर दिए जाएं। इसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शास्त्री जी ताशकंद गए थे और 10 जनवरी 1966 को उनको दूध में जहर मिलाकर पिला दिया गया। हुआ ये था कि शास्त्री जी का एक नियम था कि वो अपने रसोई के हाथ का बना हुआ खाना ही खाते थे। उनका एक रसोइया था जो उनके साथ बराबर रहता था। हर विदेश यात्रा में उनके साथ जाता था। वो रसोई के हाथ का बना खाना ही खाते थे। तो ताशकंद गए थे तो उनका रसोइया भी उनके साथ गया था। लेकिन ताशकंद में क्या हुआ, शास्त्री जी के रसोई का अपहरण किया गया। शास्त्री जी को पता ही नहीं, उसकी जगह एक दूसरे आदमी को वहां बिठा दिया गया। शास्त्री जी रात को खाना नहीं खाते थे, दूध पीकर सो जाते थे। जो रात को उनको दूध दिया गया वो दूसरे रसोई ने तैयार करके दिया था और उसमें जहर मिलाया हुआ था, तीव्र जहर, जो दूध पीते ही शास्त्री जी की सांसें टूटने लगी। बार बार उन्होंने अपने रसोई को आवाज दी लेकिन वो नहीं आया, क्योंकि उसका अपहरण हो चुका था। थोड़ी देर में शास्त्री जी के प्राण निकल गए। शास्त्री जी के साथ जो उनके सहयोगी गए थे वो उनके शव को लेकर वापस आए तो भारत सरकार का क्या कर्तव्य था?
देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन सरकार ने इतना बड़ा झूठ पूरे देश से बोला कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इतना बड़ा झूठ देश की तरफ से पूरी मीडिया को बोला गया। आप सोचो कितना क्रूर है यह शासन व्यवस्था, इसका अंदाजा लगाइए। देश का प्रधानमंत्री जिसकी हत्या हो गई और उसका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और मीडिया की तरफ से सारे देश में खबर दी जाती है कि हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। तो शास्त्री जी के जो पर्सनल डॉक्टर थे उनको शक हुआ कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था, उनका बीपी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। तो हृदय गति रुकने का कारण क्या? डिप्रेशन के शिकार भी नहीं थे। लाहौर तक का इलाका कब्जे में ले लिया था, भारतीय सेना की विजय हुई थी, तो डिप्रेशन का कोई कारण ही नहीं था। तो उनके डॉक्टर को शक हुआ और उनके डॉक्टर ने उनके शरीर देखने की इजाजत मांगी। पहले तो शास्त्री जी का शरीर देखने की इजाजत नहीं दी गई थी, फिर यह बात उनकी धर्मपत्नी ने कही तो तब उनके शरीर को देखने की इजाजत मिली। आखिरी समय तक उनका शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। हृदय गति रुकने में शरीर नीला नहीं पड़ता, शरीर नीला पड़ता है जब उस शरीर को जहर दिया जाता है। और उसके बाद भी हमारे देश की सरकार ने शास्त्री जी के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया। आप जानते हैं सामान्य सी हत्या के केस में पोस्टमार्टम होता है, पुलिस केस बनता है, एफआईआर दर्ज होती है, जांच पड़ताल होती है। लेकिन भारत सरकार ने शरीर का पोस्टमार्टम भी नहीं करना है, क्योंकि पोस्टमार्टम होता तो तुरंत बात समझ में आती कि जहर दिया गया है, और जहर दिया गया तो इंक्वायरी भी होती। इंक्वायरी होती तो षड्यंत्रकारी पकड़े जाते, और वो षड्यंत्रकारी कौन थे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो षड्यंत्रकारी पकड़े जाते, सारे देश के सामने उनका मुंह काला हो जाता, ये सब दबा कर रख दिया गया। और शास्त्री जी की मृत्यु आज भी एक रहस्य और पहेली बनी हुई है। शास्त्री जी की मौत से दुश्मनों के साथ साथ कुछ हमारे देश के नेताओं को भी लाभ होने वाला था, और सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ है यह आपको बताने की जरूरत नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री था जिसने किसानों की चिंता की, जिसने जवानों की और सेनाओं की चिंता की, जिसने हिंदुस्तान की स्वदेशी पूंजी कैसे बढ़नी चाहिए उसकी चिंता की, स्वदेशी तकनीक कैसे विकसित होगी उसकी चिंता की, और स्वदेशी संसाधन कैसे बढ़ने चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला था। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी नजर में आज की तारीख में ऐसा कौन नेता है जो शास्त्री जैसे कार्य को करने की हिम्मत रखता है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये देश हमेशा अजर था, अमर था और रहेगा, और कितने ही भारत माँ के सपूतों ने इसको संवारने के लिए बहुत कुछ दिया है। लेकिन यह देश हमेशा देश के जयचंदों से हारा है, बल्कि किसी भी विदेशी आक्रांता में इतनी ताकत नहीं थी कि इस देश को आंख दिखा सके। वहीं आज हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हाल शास्त्री जी का हुआ वो किसी और देशभक्त का न हो। आपसे विनती है, देश का हित पहले सोचें और सही गलत का चयन करें, अपने विवेक से करें, क्योंकि मन लुभावने प्रचार बहुत आते हैं, लेकिन जो देश के लिए सही है वो हमारे लिए अपने आप सही है। हो सकता है जो हमारे लिए सही हो वो देश के लिए घातक भी हो सकता है, परंतु जो देश के लिए सही है उसमें हमारा हित बिल्कुल सही और सुरक्षित है। इसलिए जब भी कभी आप वोट डालने जाएं, या जब भी आपको चुनाव के वक्त किसी नेता को चुनने की बारी आए, तो उसे ही चुनिए जिसके मन में सेवा भाव हो, न कि अपनी जेब भरने की भावना। तो आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस महान भारतीय सेनानी को प्रणाम करते हैं, और इनको श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।